आज मैं इस वीडियो में एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं का बोर्ड पेपर पूरा हल करके बताऊंगा और ये पूरे इंपॉर्टेंट प्रश्न है पिछले साल के। तो यहाँ पे मैं पूरे पेपर में आपको हल करके बताऊंगा, जो भी इस पैटर्न से आपको इस साल भी इसी प्रकार का पेपर जो है पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पेपर को हल करते हैं। तो यहाँ पे जो है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो वार्षिक सत्र 2024-25 का पेपर ये है और मैं इसको हल करके बताऊंगा ताकि आपको जो है पैटर्न एग्जाम का और पेपर का समझ में आ जाए कि किस प्रकार से होगा पेपर। तो यहाँ पे वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय गणित, समय रहेगा 2.5 घंटे का और यहाँ पे जो है पूर्णांक यानी कि जो है नंबर 60 नंबर का पेपर रहेगा। तो इसको किस प्रकार से हल करना है मैं पूरा यहाँ पे हल करके यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, प्रश्न है, विकल्प है और उसके बाद है जो है खालिस्तान है और उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो पहला जो प्रश्न है जो है समीकरण में यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे मैं इसको जो है थोड़ा फुल कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से जो है पेपर दिखे। यहाँ पे लिखा गया है जो समीकरण 3x - 4 = 0 का मान होगा। तो यहाँ पे 3x - 4 = 0, तो हम यहाँ पे हल करते हैं 3x - 4 = 0। अब जो है यहाँ पे जो हम बराबर के इधर की साइड 4 ले जाएंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 3x। अब x बराबर हमारे पास 4, ये 3 गुणे में है x के छात्रों, तो 3 बट्टे में चला जाएगा तो ये उत्तर हमारा निकल के आ जाएगा x बराबर 4/3। तो 4/3 कहाँ पे है तो ये है C, हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा यहाँ पे C। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 2x + 3 = 5 में x का मान निकालना है। तो x का मान हम यहाँ पे भी निकालेंगे। तो 2x + 3 = 5 ये लिखा हमने। इस प्रकार यहाँ पे 2x बराबर ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 5 - 3 हो गया। अब यहाँ पे जो बराबर कितना हो गया, 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, वो भी धन का बचेगा क्योंकि 5 जो धनात्मक संख्या है बड़ी संख्या का हमेशा चिन्ह लगता है। अब जो है इसको x बराबर हमारे पास 2 बचा है, ये 2 गुणे में है तो इसको बट्टे में ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो हमारे पास उत्तर निकल के आएगा छात्रों A1 हमारा उत्तर निकल के आएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए सभी कोण बराबर होते हैं। अब सभी कोण बराबर होते हैं तो सभी कोण, पहला तो एक हमारे पास एक आयत रहेगा उसके सभी कोण बराबर रहेंगे और दूसरा हमारे पास एक वर्ग रहेगा जिसके सभी कोण बराबर रहेंगे, यानी कि 90-90 डिग्री सभी कोण रहेंगे, सभी कोणों पे 90 डिग्री के कोण बनेंगे वर्ग और आयत में। अब यहाँ पे दो जो है चीजें दे रखी है, एक आयत दे रखा है और एक समचतुर्भुज। तो ये दोनों उत्तर सही हैं यहाँ पे, क्योंकि एक समचतुर्भुज यानी कि समचतुर्भुज में भी जो है सभी कोण बराबर होते हैं और एक आयत में भी सभी कोण बराबर होते हैं। तो आयत ही एक प्रकार से समचतुर्भुज है, वर्ग भी एक समचतुर्भुज में आता है। तो हम यहाँ पे ए भी हमारे पास राइट आंसर है और डी भी हमारे पास राइट आंसर है। अगर आप दोनों में से कोई एक टिक करोगे तो आपका आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 441 किस संख्या का वर्ग है। 441 किस संख्या का वर्ग है। तो सबसे आखिरी में हमको देखना है क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम जो लास्ट में संख्या है उसका गुणा करके देखते हैं कि किसके लास्ट में 1 आ रहा है। तो 6 6 36, आखिरी में 6 आ रहा है, ये तो हो नहीं सकता है। 3 का गुणा 3 में करेंगे, वर्ग करना है हमको, तो वर्ग करेंगे तो 3 3 9 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। 1 का 1 में गुणा करेंगे तो हाँ 1 आ रहा है। 9 में 9 का गुणा करेंगे तो 90 90 81, यानी कि 19 और 21 ये 2 उत्तर हो सकते हैं, ये 2 उत्तर नहीं हो सकते हैं। तो हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे 21 का 21 में गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो उत्तर हमारे पास निकल के आ रहा 441, जो कि सही है, राइट आंसर है। तो बी जो है उत्तर हमारा एकदम राइट आंसर उत्तर रहेगा। अब यहाँ पे लिखा है 10 की घात -3 का सामान्य रूप है। थोड़ा सा मिस प्रिंट है, बल्कि ये है 10 की घात -3। तो 10 की घात -3 को हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ 10 की घात -3। अब जो है जो घात है उसको धनात्मक करने के लिए हम उसको बट्टे में ले जाते हैं। तो बट्टे में ले गए और 10 की घात कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। अब घात कैसी हो गई, धनात्मक हो गई। अब क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे कितना लिख लेते हैं, 10 की घात 3 मतलब 1000 मतलब 10 × 10 × 10
का हम गुणा करेंगे, 10 गुणित 10 गुणित 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। 1 2 3 0 लगा देंगे और 1 लिख देंगे। अब इसको दशमलव रूप में बदलना है तो हमारे पास कितने जीरो हैं, यहाँ पे 3 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितनी संख्या के बाद जो है दशमलव लगेगा, तो हमको यहाँ पे लिखना है। पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 0 0 0 और 1 ये लिखा हमने। 3 0 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 संख्याओं के बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, 1 2 3। तो हमारा जो उत्तर निकल के आएगा छात्रों, यहाँ पे कौन सा निकल के आ जाएगा, सी। ये हमारा राइट उत्तर हमारे पास निकल के आएगा, सी जो है हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं छात्रों और यहाँ पे हम जो है रिक्त स्थान हल करते हैं। रिक्त स्थान पूरा जो है यहाँ पे मैं हल करके बताऊंगा। तो रिक्त स्थान हम जो हल करेंगे यहाँ पे, तो इसको हल करने के लिए पहले इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ, इसके बाद जो है हम रिक्त स्थान जो है यहाँ पे हल करेंगे। तो रिक्त स्थान जो हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहला जो लिखा है कथन 7 गुणित 2 गुणित 5 बराबर 7 गुणित 2 कोष्टक 5 गुणित 5 जो है गुणन के खालिस्तान के अनुसार सत्य है। तो ये एक प्रकार से क्रम विनिमय में नहीं आएगा, ये आएगा सहचर्य नियम, सहचर्य नियम के अनुसार सत्य है। ये सहचर्य नियम के अनुसार सत्य है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक समबाहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री है, तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या होगी। तो बहुत ही आसान है यहाँ पे भुजाओं की संख्या निकालना। तो गोले के जो पूरा कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो हम यहाँ पे 360 डिग्री और 45 डिग्री का इसमें जो है भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे 45 डिग्री में भाग देंगे तो 5 एक नमकी 45 और 5 एक 5 सत्तू 35 और 5 दूनी 10। अब यहाँ पे आएगा जो है 9 3 त्या 9 3 दूनी 6 3 चौक 12 3 सत्तू 21 3 अट्ठू 24। तो यहाँ पे जो है कितने यहाँ पे भुजाओं की संख्या रहेगी तो 8 होगी। भुजाओं की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 8 होगी। सिंपल है, आपको 45 का 360 में भाग दे देना है छात्रों। आगे बढ़ते हैं। आंकड़ों के दो समूहों को एक साथ दर्शाने वाला दंड आलेख दोहरा दंड आलेख, कौन सा, दोहरा दंड आलेख आलेख कहलाता है। आंकड़ों के दो समूह को, सिंपल सी बात है, दो समूहों को दर्शाने वाला दोहरा दंड आलेख कहलाएगा। भारत सरकार ने जीएसटी 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, शून्य घातांक वाली संख्याओं का मान 0 न होगा, 1 होता है। ये x की घात 0 बराबर इसका मान कितना होगा, 1 ही होगा। तो ये आपको जो है याद रखना होगा। आगे जो हम बात करेंगे यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे लघु उत्तरीय क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनको मैं हल करके यहाँ पे बताऊंगा। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनको हमको अभी जो इसमें हल करेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न को हल करिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक आवंटित है, यहाँ पे 2 अंक है। तो यहाँ पे प्रश्न है, उस चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण बराबर तथा परस्पर लंब समद्विभाजक हो। तो हमारे पास वर्ग एक ऐसा है जिसके जो है विकर्ण खींचने पर क्या होता है, उसके विकर्ण बराबर तथा परस्पर लंब समद्विभाजक हो। एक दूसरे पे कैसे हैं, यहाँ पे लंब समद्विभाजक है विकर्ण। तो यहाँ पे उत्तर आएगा वर्ग। क्या आ जाएगा छात्रों, वर्ग। अब यहाँ पे मानक रूप में लिखिए। मानक रूप बहुत आसान है। यहाँ पे जो संख्या दे रखी है कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 संख्या है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे गुणा में 10 की घात 7 लिख देना। सिंपल क्या करना है, 10 की घात 7 लिख देना है, क्योंकि हमारे पास जो संख्या कितनी है, 8 है। और जो संख्या हमारे पास कुल आ रही है यहाँ पे 4 के बाद हमको क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। और 8 1 6 ये हमको लिख लेना है। ये लिखने के बाद जो हमारे पास इस प्रकार से इसका मानक रूप आ जाएगा। बस जो है 0 0 ये हमको नहीं लिखना है, हमको क्या करना है, ये मानक रूप हमारे पास आ जाएगा। अगर हम इसमें वापस से गुणा करेंगे तो ये वापस से जो संख्या हमारे पास लिखी हुई है ये आ जाएगी। तो मानक रूप क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास मानक रूप।
तो जितनी संख्या है उसमें से एक कम करके हमको यहाँ पे लिखना है और उसकी पहली संख्या के बाद दशमलव लगा के वो संख्याएं लिख देनी है, तो ये मानक रूप आ जाएगा। प्रश्न नंबर 13, अनुपात किस प्रकार की राशियों के परस्पर संबंध को व्यक्त करता है? तो इसका उत्तर है समान इकाई वाली राशियों को। किस प्रकार से? समान इकाई वाली राशियां। तो ये इसका उत्तर है। अनुपात किस प्रकार की राशियों को के परस्पर संबंध को व्यक्त करता है? तो समान इकाई वाली राशियों को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, यदि x y बराबर k जहां k अक्षर है तो x और y के बीच कैसा अनुपात है? तो x और y के बीच व्युत्क्रम अनुपात है। कौन सा अनुपात है? व्युत्क्रम अनुपात है। तो छात्रों अब यहाँ पे 15वां प्रश्न हम हल करेंगे। यहाँ पे 15 प्रश्न है। सूत्र a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की घात 3 के प्रयोग से 32 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो 32 की घात 3 का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे सिंपल है। यहाँ पे 32 को हम थोड़ा सरल करेंगे। 32 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 30 प्लस 2 की घात 3। तो a हमारे पास हो जाएगा 30 और b हो जाएगा 2। अब हम इसको हल कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो a हमारे पास है 30 की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 30 का वर्ग और b कितना है? 2 है हमारे पास प्लस 3a हमारे पास है 30 और यहाँ पे कोष्टक जो है b यानी कि 2 की घात 2 प्लस b की घात 3 यानी कि 2 की घात 3। अब इसको हल करेंगे तो 30 में 30 की घात 3 कितना होता है? तो 30 में 30 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा छात्रों यहाँ पे 900। फिर हम 30 का गुणा करेंगे इसमें 900 में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 एकम 18 9 27 यानी कि जो हमारे पास आ जाएगा 27,000। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 27,000 ये आ गया हमारे पास। प्लस यहाँ पे 3 गुणित यहाँ पे 900 आ जाएगा। 30 की घात 2 900 और 2 प्लस यहाँ पे 3 गुणित 30 गुणित 2 की घात 2 मतलब 4 प्लस 2 की घात 3 मतलब 8। अब यहाँ पे इसको और थोड़ा सरल कर लेते हैं। 9 एकम 18 9 27 या फिर 3 दूनी 6 कर लो और 6 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 छंग 54 9 छंग 54 आ गया यहाँ पे। प्लस 4 तियाँ 12 12 कम 24 12 तियाँ 36 और ये 0 प्लस 8। अब सबको हम जोड़ लेते हैं तो 27,000। फिर आ जाएगा हमारे पास 54,400। इसके बाद आ जाएगा 360। इसके बाद आ जाएगा 8। अब सबको जोड़ लेते हैं तो 8 6 4 5 6 7 7 8 9 कि यहाँ पे है 5,400। तो 7 और 5 कितने हो गए? यहाँ पे 12 हासिल गया एक, तो 3 हो गए। तो 3 2 7 6 8 यानी कि 32,768 इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। 32,768 यह आंसर। तो ये है सिंपल तरीका। अगर इस सूत्र से हमको ही इसमें निकालना है, आप डायरेक्ट 32 का 3 बार गुणा करके इसका उत्तर नहीं निकाल सकते हो। आपको स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से इसको हल करना होगा ताकि आप जो है इसका उत्तर जो है परीक्षा में अच्छे से आपको नंबर मिल सके। तो आपको इस प्रकार से हल करना है सूत्र में मान रख के। 32 को हमने तोड़ा 30 और 2 में। प्रश्न नंबर 16, किसी एक अंक की संख्या का द्वंद्व योग क्या होगा? तो किसी एक संख्या का द्वंद्व योग यहाँ पे वर्ग होगा। क्या होगा? यहाँ पे वर्ग होगा। संख्या का क्या होगा? यहाँ पे वर्ग हो गया यानी कि a गुणित a। तो यहाँ पे जो है सिंपल सा आंसर है, किसी एक अंक की संख्या का द्वंद्व योग संख्या का वर्ग होता है। यहाँ पे हमने प्रश्न नंबर 11 से लेके 16 तक हमने हल कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट जो है स्लाइड पर जो है प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, अब लघु उत्तरीय प्रश्न है। 17 से लेके 22 तक जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हम हल करेंगे। यहाँ पे एक एक करके हम हल करेंगे यहाँ पे जो प्रश्न नंबर दिए गए हैं। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न प्रत्येक अंक जो इसका प्रश्न का रहेगा 3 अंक का रहेगा। पहला प्रश्न है क्या -5/4
और जो है +3/7 बराबर जो है 3/7 ±5/4 है, जांच कीजिए। तो हमको यहाँ पे LHS बराबर RHS सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले इधर वाली संख्या को ले लेते हैं। यहाँ पे जो पहली माइनस यहाँ पे है -5/4 -5/4, तो -5/4 हम यहाँ पे जो इसको हल करेंगे -5/4 +3/7 को हमको हल करना है। तो इसको हल कर लेते हैं, दोनों को साथ में हल करते हैं। 3/7 प्लस कोष्टक -5/4। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है तिर्यक गुणा कर लेते हैं, क्योंकि लघुत्तम लेने से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पे इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं और इसका आमने सामने गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 सत्तू 28 और 5 सत्तू 35 और यहाँ पे 4 त्यां 12 और ये माइनस का बराबर, यहाँ पे जो कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो 3/7 -5/4। अब 35 में से 12 घटाएंगे हम, 35 में से 12 घटा लेते हैं तो 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, तो हमारे पास आ जाएगा 23, वो भी कैसा, माइनस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है बड़ी संख्या वो जो है माइनस की है। अब यहाँ पे इसका भी हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 त्यां 12 -5 सत्तू 35, तो हम यहाँ पे 35 लिख लिया और 7 चौक 28। ये जो है फिर 35 में से 12 घटाएंगे तो वही आएगा हमारे पास 23 आ जाएगा। आगे चल रहा है -23/28 और यहाँ पे भी आ जाएगा -23/28, क्योंकि जो बड़ी संख्या है वो ऋणात्मक है तो उसी का चिन्ह लगता है। तो यहाँ पे LHS बराबर RHS जो है सिद्ध हो गया। तो इसका जो है यहाँ पे जो उत्तर हमने जो यहाँ पे मैंने हल करके बता दिया, इस प्रकार से आपको बोर्ड परीक्षा में हल करना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 हल कीजिए। तो हमको यहाँ पे x का मान निकालना है। तो मैं इसको पहले जो है मिटा देता हूँ और इसको क्वेश्चन नंबर 18 को जो है मैं हल करके बताता हूँ। क्या लिखा गया है, 8x + 4 बराबर 3x - 1 + 7, ये लिखा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 8x + 4 बराबर 3x हो जाएगा -3 + 7, ये 3 का हमने अंदर गुणा कर दिया, 3 का अंदर गुणा कर दिया। अब हमको क्या करना है, ये x वाले इधर लाना है और बिना x वाले इधर ले जाना है। तो ये 3x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3x, और ये -3 और 7, तो 7 में से 3 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। लेकिन वो धनात्मक होगा क्योंकि जो बड़ी संख्या है वो 7 है और उसके साथ प्लस है। ये 4 इधर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। 8 में से 3 घटेगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 में से 3 घटेगा तो 8 7 6, यानी कि 5 हमारे पास है, 5x, और ये 0 हो जाएगा, 4 में से 4 घटे गए तो x बराबर हमारे पास जो 5 बटे में चला जाएगा 0 के बटे में, तो हमारे पास कुल मिला के जो उत्तर निकल के आ जाएगा वो x बराबर 0 उत्तर निकल के आएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10वां हल करते हैं। 10 पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पे जो है हम हल करते हैं इसको। तो हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं दोस्तों? कुल परिणाम हमारे पास जो है 10 है और अनुकूल परिणाम हमारे पास जो है कुल मिलाकर 1 है। तो प्रायिकता का सूत्र P होता है, मतलब हमारे पास प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो इसका उत्तर निकल के आ जाएगा छात्रों 1/10। अब जो है प्रश्न नंबर 20वां कहता है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो वो कौन सी संख्या है वो हमको यहाँ पे निकालना है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे छात्रों, वह उसका यहाँ पे 4, 9 और 10 का हम क्या निकाल लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। तो 4 का हम फैक्टर निकालेंगे, तो 4 का जो है 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसके बाद 9 का हम जो है यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे, तो 3 तियां 9, 3 एकम 3। इसके बाद 10 का जो है हम फैक्टर निकालेंगे, तो 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो हमारे पास जो है 4 का निकल के आया 2 गुणित 2, 9 का निकल के आएगा 3 गुणित 3
और यहाँ पे जो है 10 का निकल के आ जाएगा यहाँ पे 2 गुणित 5। तो हम यहाँ पे जो है निकाल लेंगे, सभी का एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम यहाँ पे छात्रों हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 क्या 9 और यहाँ पे 5। तो 9 5 नमकी 45 और 5 45 छो के 180। तो 45 यहाँ पे का गुणा हम 4 में कर देंगे, 9 पंजे 45 हो गया और 5 चौक 20 और 4 चौक 16 और 18, यानी कि 180 हमारा उत्तर आएगा। तो 180 एक ऐसी संख्या है जिससे जो विभाजित 4 से भी हो जाती है, 9 से भी हो जाती है और 10 से भी विभाजित हो जाएगी। यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो इसकी भुजा की लंबाई हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या होगा, आयतन निकालेंगे। घन का आयतन क्या होता है, घन के आयतन का सूत्र लिखता हूँ, घन का आयतन बराबर 1 की घात 3। तो 1 की घात 3 बराबर हमारे पास कितना है आयतन यहाँ पे 125। तो 125 सेंटीमीटर की घात 3, तो ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 की घात 3 मतलब यहाँ पे 1 की घात 3 बराबर यहाँ पे 125 किसका जो है घन होता है, तो 3 का होता, यहाँ पे 105 का होता है। तो 5 की घात 3 हमने लिख दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बराबर हमारे पास 5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारे पास एक भुजा की लंबाई आ जाएगी। तो उसकी भुजा की लंबाई हमको निकालनी थी, तो यह हमने निकाल दी। सिंपल है, 3 से 3 कट जाएगा, तो ए बराबर 5। छात्रों अब जो है प्रश्न नंबर 22वां हल करके मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे रामू ने एक कूलर 10% वेट सहित रुपये 3300 में खरीदा। वेट के जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य क्या है? तो सिंपल है, कूलर का मूल्य हमको वेट से पहले का निकालना है। तो मान लेते हैं हम कि जो है कूलर का जो वेट से पहले का मूल्य जो है x है। तो वेट से पहले का मूल्य, वेट से पहले का मूल्य कितना है, x है, मान लिया। अब जो है यहाँ पे वेट सहित कितना हो गया, तो यहाँ पे x प्लस हमारे पास 10% वेट है, तो 10% जो हमने वेट लगा दिया और यहाँ पे जो है कुल मूल्य कितना हो गया, यहाँ पे 3300 रुपये हो गया। तो 3300 रुपये है, तो हमको सिर्फ यहाँ पे जो मूल्य निकालना है वेट से पहले का। तो x प्लस 10% मतलब 10/100 हो गया। यहाँ पे x बराबर 3300 रुपये। ये 0 से 0 कट गया, हमारे पास आया कितना, 1/10, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कितना, 0.1 x बराबर 3300 रुपये। अब जो है ये जुड़ जाएगा, तो एक x यहाँ पे भी है, 1 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 0, तो 1.1 x बराबर 3300 रुपये। अब जो है हम इसको बट्टे में ले जाएंगे, 3300 बटे 1.1। तो ये कैसे जुड़ा दोस्तों, यहाँ पे तो मैं इसको जोड़ के बता देता हूँ। तो एक यहाँ पे है 1 दशमलव कुछ भी नहीं है, तो 0, और यहाँ पे कितना है 0.1। तो ये जुड़ जाएगा, तो 0 में 1 जुड़ेगा तो 1 और 1 में 0 जुड़ेगा तो 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.1। अब यहाँ पे हम जो है दशमलव घटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पे कितना हो गया, 11 हो गया। तो 11 एकम 11, 11 तियां 33। तो हमारे पास अब जो उत्तर आएगा, ये 3 लिखा हमने और ये 3 0 लिख देंगे। तो जो वेट से पहले का जो मूल्य हमारे पास आ गया छात्रों, कितना आ गया, 3000 रुपये। 3000 रुपये उत्तर आ गया। तो रामू ने जो है कूलर जो है 3000 रुपये में जो है उसको वेट सहित जो है 3300 में खरीदा, लेकिन उसका मूल्य आखिर जो सही मूल्य है वो 3000 है। आगे बढ़ते हैं, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे आ गए। यहाँ पे जो एक प्रश्न का उत्तर रहेगा छात्रों 5 नंबर रहेगा। तो प्रश्न नंबर 23 का जो है हल मैं यहाँ पे करके बताऊंगा। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है छात्रों, 2pq प्लस 3q स्क्वायर गुणित, गुणा करना है हमको, 3pq माइनस 2q स्क्वायर, ये लिखा। अब हमको एक एक करके गुणा करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बराबर 2pq लिखा और 3pq माइनस 2q स्क्वायर, ये लिखा मैंने, प्लस 3q स्क्वायर 3pq
माइनस 2q स्क्वायर। ये मैंने लिखा इसके साथ और ये लिखा इसके साथ। तो ये जो है इस प्रकार से आपको जो है गुणा करना सीखना होगा। अब जो है 2p क्या पी क्यू का गुणा हम करेंगे इसमें, तो यहाँ जाएगा 3 दूनी 6, p का गुणा p में होगा p स्क्वायर, q का गुणा होगा q स्क्वायर, माइनस 2 का 2 में गुणा होगा 4 और q की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, प्लस 3 × 9 और p q की घात 3 हो जाएगी, माइनस 3 दूनी 6 और जो है q की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पे छात्रों, जो यहाँ पे q की घात 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे छात्रों अब जो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 2 दूनी 4 और यहाँ पे p हमने लिखना जो है भूल गए थे, तो 2p q की घात 3 और यहाँ पे 9p q की घात 3। तो ये दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो यहाँ पे ये जो है घट जाएंगे, तो 4 में से जो है 9 में से 4 घटेंगे तो 5 आ जाएंगे, तो 6p स्क्वायर q स्क्वायर और यहाँ पे प्लस आ जाएंगे क्योंकि बड़ी संख्या धनात्मक है, तो 5p q की घात 3 माइनस 6q की घात 4। ये उत्तर निकल के आ जाएगा गुणा करने के बाद में। तो इस प्रकार आपको हल करना है। आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए छात्रों। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है हमको दिया गया है 600 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो हम लिख लेते हैं 6a स्क्वायर बराबर 600, ये हमने लिखा। आगे जाके जो है यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 600/6, तो 6 एकम 6 तो हो जाएगा 100। तो a स्क्वायर बराबर ये जो वर्ग है ये इधर जाके करनी में बदल जाएगा, तो करनी 100। तो a बराबर हमारे पास आ जाएगा 10 जो है वर्ग सेंटीमीटर। तो एक जो है भुजा निकल के आई, यहाँ पे एक घन की जो है घन की भुजा ज्ञात करनी थी, तो उसकी घन की भुजा जो आई है वो 10 वर्ग सेंटीमीटर की है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे व्यंजक दिया गया है z कोष्टक 5 z की घात स्क्वायर माइनस 80 को से भाग दीजिए, यानी कि हमको ये दिया गया है, इससे भाग देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है z, तो हम लिख देते हैं z और 5 z स्क्वायर माइनस 80 और इसको भाग देना है हमको 5z कोष्टक z प्लस 4, इससे हमको भाग देना है। बराबर लगाया, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे, तो z, तो यहाँ पे 5z हो जाएगा और यहाँ से हमने z कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा z स्क्वायर, यहाँ पे z स्क्वायर बचा और यहाँ पे जो है 5 का 80 में 80 जब हमने 5 कॉमन ले लिया तो 5 यहाँ से भी जो है हमको 80 में भाग दे देना है 5 का। तो 5 का भाग दे देंगे तो 5 एकम 5 और यहाँ पे जो बच रहा है 5 छंग 30, यानी कि 16 यहाँ पे बचेगा क्योंकि हमने 5 कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पे 5z बचा और यहाँ पे z प्लस 4, यहाँ पे भी 5z है और यहाँ पे भी 5z है, कट गया। बच रहा है हमारे पास z स्क्वायर और यहाँ पे 16 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 2 माइनस 4 की घात 2 हमने लिख दिया बटे z प्लस 4। अब जो है यहाँ पे सूत्र लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, ये सूत्र लगा। तो यहाँ पे हम a हमारे पास z है और b हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे z माइनस 4 और z प्लस 4 बटा z प्लस 4 चल रहा है, तो z प्लस 4 से z प्लस 4 कट गया, तो हमारे पास जो उत्तर निकल के आएगा छात्रों वो z माइनस 4 हमारे पास उत्तर निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा उत्तर निकलेगा भाग देने पे प्रश्न नंबर 25वें का। छात्रों अब जो है प्रश्न नंबर 26वां हल करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है प्रातः 7:30 बजे व 8 बजे के अंतराल में तय की गई दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पे एक बस चल रही है जो यहाँ पे हमको 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में हमको जो है दूरी तय की गई दूरी हमको जो है निकालनी है। तो यहाँ पे जो है 7:30 बजे से लेके 8 बजे तक की दूरी निकालनी है। तो ये लिख दिया 8
पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7 बजे की दूरी कितनी है। 7 बजे की दूरी है 80 किलोमीटर तय की गई है, और जो है 8 बजे की दूरी है वो 120 किलोमीटर तय की गई है। तो हमको जो है दूरी निकालनी है वो 7:30 से 8 बजे के बीच की दूरी निकालनी है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो दो दूरी हमने तय की है वो उसको हम जोड़ के उसका भाग दे देते हैं 2 का। तो 7:30 बजे, यहाँ पे 7 से 8 बजे के बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं। तो 80 प्लस 120/2। तो यहाँ पे हाफ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो है आधा होता है, यहाँ पे आधा हो जाएगा, 7.5 यहाँ पे हो जाएगी और ये 8। तो 2 का हमने भाग इसलिए दिया है क्योंकि ये हाफ है, आधा है 7 और 8 के बीच का हाफ है। तो ये हो जाएगा 120 में हम 80 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, 200/2। तो 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 100। यानी कि 7:30 बजे जो है दूरी तय करी वो कितनी है, 100 किलोमीटर तय कर ली। यानी कि यहाँ तक आते आते 100 किलोमीटर इसने तय कर ली है। अब जो है 80, यहाँ पे 7 बजे 80 किलोमीटर तय की, और 7:30 बजे 100 किलोमीटर, और 8 बजे 120 किलोमीटर। तो हमको निकालना है यहाँ पे 100 जो है 7:30 से 8 बजे के बीच की दूरी। तो यहाँ पे ये है 120 में से हम 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे 7:30 से लेके 8 बजे के बीच सिर्फ उसने जो है 20 किलोमीटर जो है तय किया। तो छात्रों, इस वीडियो में मैंने जो है कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड का पूरा प्रश्न पत्र जो है हल करके बताया है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मॉडल पेपर पूरा हल करके बताऊंगा, और जो प्रश्न पत्र पूरे एग्जैक्ट जो है परीक्षा में कौन से प्रश्न आने वाले हैं ये भी मैं आपको वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। तो छात्रों, ऐसे ही एमपी बोर्ड से संबंधित वीडियो पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।